नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी द्वारा जो स्कॉलरशिप दी जाती है उसका रजिस्ट्रेशन करके देखने वाले हैं कि क्या क्या स्टेप्स उसमें होते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। तो बेहद ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स हैं जो आपको अच्छे से समझने होंगे। और एक बात दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए तथा आपका जो आधार है वो मोबाइल से लिंक होना चाहिए, तभी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे अच्छे तरीके से। और इसके अलावा क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो इस वीडियो में आपको पता चल ही जाएंगे, लेकिन वीडियो को आपको पूरा देखना होगा, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे स्टेप्स हैं इस प्रोसेस में जो आप एक एक करके समझेंगे तो ही आपको समझ में आ पाएंगे। तो जल्दबाजी मत कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को बेहद ध्यान से और शांत तरीके से पूरी देखिएगा। स्किप करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और साथ ही दोस्तों, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इनिशियल रजिस्ट्रेशन यानी कि शुरुआती रजिस्ट्रेशन से, जो कि सबसे पहला स्टेप है स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए। उसके लिए आपको दोस्तों गूगल पर सर्च कर लेना है यूपी स्कॉलरशिप। इस तरीके से यूपी स्कॉलरशिप आप लिखेंगे यहाँ पर गूगल में, तो सबसे पहला ही जो ये scholarship.up.gov.in करके बनकर आएगा, इसको आपको ओपन कर लेना है। और आपको दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो स्कॉलरशिप है वो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए अप्लाई होती है इस वेबसाइट से। किस तरीके से होगी वो चीज़ ध्यान से दोस्तों देखिएगा। इस तरीके का वेब पेज आपके पास में खुलकर आएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, स्टूडेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके की एक विंडो आपके पास खुलकर आएगी। अब दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो रेड कलर में लिखा हुआ है सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आपको देखना होगा। अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग यानी कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी के छात्र छात्राएं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में आवेदन करेंगे। तो जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन या पारसी छात्र छात्राएं हैं, वो ओबीसी में रजिस्ट्रेशन या जनरल में रजिस्ट्रेशन ना करके अपना माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक में रजिस्ट्रेशन करें। तो यहाँ पर ये सीधा सीधा लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अब सबसे पहले इस तरीके से हम समझ लेते हैं। ऊपर लिखा हुआ है समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश फॉर SC ST जनरल कैटेगरी फ्रेश कैंडिडेट। तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए मैं अभी आपको अप्लाई करना बता रहा हूँ, रिन्यूअल के लिए अलग से वीडियो आएगी, फिलहाल हम फ्रेश का जानेंगे। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये केवल SC ST और जनरल के लिए है। ये दूसरा वाला है OBC के लिए, और ये थर्ड वाला है माइनॉरिटी के लिए। क्योंकि आप दोस्तों डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी के SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो ये वाला ऑप्शन चूज करना है। इसमें भी ये थर्ड वाला ऑप्शन पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट फ्रेश, ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके का एक फॉर्म आपके पास में खुलकर आ जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कुछ चीज़ें समझ लीजिएगा, जो यहाँ पर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश लिखे हुए हैं उनको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए और जान लीजिए। इसमें लिखा है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म छात्र छात्रा द्वारा सही सही भरा जाए। सही सही से मतलब आप एक एक एंट्री इसमें बिल्कुल ध्यान से करेंगे जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स से मैच करे। अगर आपके डॉक्यूमेंट से मैच नहीं करती है स्पेलिंग वगैरह कुछ भी, तो आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है। और फाइनल लॉक अगर आपका फॉर्म हो जाता है तो उसको आप सही भी नहीं कर सकते। तो जो डेट ऑफ बर्थ है, नाम है, पिता का नाम है या माता का नाम है, या जो भी आपका डेटा है वो साक्ष्य के अनुसार यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं एग्जैक्ट उनके अनुसार होना चाहिए। आवेदन पत्र में जो भी तारांकित यानी कि जिनके आगे ये रेड मार्क लगा हुआ हो उसको भरना अनिवार्य होगा, जिनके आगे नहीं लगा है उनको भरना ऑप्शनल होगा। तो जितने भी रेड डॉट वाले ऑप्शन होंगे वो उनको भरना ज़रूरी होगा। इसका एक पासवर्ड भी बनेगा जिसकी लंबाई 6 से 12 अक्षरों के बीच होगी, और उसमें कम से कम एक संख्या हो यानी कि 1 2 3 एक जरूर हो, कुछ भी एक बड़ा अक्षर जरूर हो, और एक विशेष वर्ण यानी कि स्पेशल कैरेक्टर भी जरूर हो। किस तरीके से होगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। जिस डिस्ट्रिक्ट यानी जिस जिले में हमारा कॉलेज स्थित है उसको हमको चूज करना होगा ना। जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं आपको इजीली सारे डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम हापुड़ डिस्ट्रिक्ट चूज करते हैं। अब हापुड़ में जितने भी शिक्षण संस्थान रजिस्टर्ड होंगे वो सबकी लिस्ट यहाँ पर खुलकर आ जाएगी।
आपको अपना कॉलेज चूज़ करना है, कौन सा आपका कॉलेज है। वो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई भी कॉलेज आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। मान लीजिए मैं एकेपी डिग्री कॉलेज चूज़ करता हूँ। इसके बाद में आपको अपना वर्ग या जाति समूह सेलेक्ट करना है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर आएंगे, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं या सामान्य वर्ग है। ये 3 ऑप्शन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने सबसे पहले वाला ऑप्शन चूज़ किया था। नेक्स्ट वाला ऑप्शन ओबीसी वाले बच्चे चूज़ कर सकते थे, उससे थर्ड वाला ऑप्शन माइनॉरिटी वाले बच्चे चूज़ कर सकते थे। तो मैं जैसे सामान्य वर्ग चूज़ करता हूँ। इसके बाद आपको धर्म यहाँ पर देना है, वो आपका हिंदू हो गया, हिंदू मुस्लिम जो भी आप चूज़ करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितने भी मुस्लिम या और अल्पसंख्यक समुदाय के स्टूडेंट्स हैं वो माइनॉरिटी में ही रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि यहाँ पर आपको धर्म चूज़ करने का ऑप्शन नहीं आएगा, ना ही जनरल में आएगा, ना ही ओबीसी में आएगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। इसके बाद आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना है कैपिटल लेटर्स में अंग्रेजी के, और वो नाम वही होना चाहिए जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में है। तो हम अपना नाम लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमने अपना नाम यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा। मोबाइल नंबर दोस्तों आधार वाला ही डालना है, जो आपका आधार से लिंक हो, यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। तो वही नंबर आपको डालना है जो आधार से लिंक है, और वो नंबर दोस्तों स्टूडेंट के नाम पर ही होना चाहिए रजिस्टर्ड, क्योंकि आधार जो है स्टूडेंट का ही होगा, उसी से रजिस्टर्ड होगा। तो अपने माता पिता या किसी और का नंबर आप मत डलवा दीजिएगा, जो आपके यानी कि स्टूडेंट के आधार से मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उसी को इसमें डालना है। अगर जुड़ा हुआ नहीं है तो पहले अपना मोबाइल नंबर आधार से लिंक कराइएगा। तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं अपना मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। अब यहाँ पर आपको अपने हाई स्कूल को उत्तीर्ण करने का वर्ष डालना है कि आपने हाई स्कूल कौन से साल में उत्तीर्ण की। आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे, जिस साल में आपने हाई स्कूल उत्तीर्ण की है वो आप यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। के बाद आपको हाई स्कूल का बोर्ड डालना है कि कौन से बोर्ड से आपने हाई स्कूल की है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई। इन्हीं 3 बोर्ड का आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो भी आपका बोर्ड है वहाँ पर आप उसको सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने हाई स्कूल बोर्ड का अनुक्रमांक डालना है कि रोल नंबर डालना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप सही से अपना रोल नंबर नहीं डालते हैं, कोई भी डिजिट मिसमैच करते हैं, तो आगे जाके आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट वेरीफाई नहीं हो पाएगी। आगे के स्टेप्स में वो वेरीफाई होनी ज़रूरी है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। एक एक डिजिट, एक एक अक्षर को आपको बहुत ध्यान से भरना है। अगर आप कैफ़े से भी फॉर्म भरवा रहे हैं तो बहुत ध्यान से उस फॉर्म को देखना है कि वो क्या आपकी डिटेल्स डाल रहा है। गलतियाँ जो होती हैं वो कैफ़े से होती हैं, क्योंकि स्टूडेंट ध्यान देता नहीं है और कैफ़े वाला कुछ के कुछ डिटेल्स आपकी डाल देता है। तो जो आपका एग्जैक्ट रोल नंबर है हाई स्कूल का वही आपको डालना है। इसके बाद में आपको एक अपना पासवर्ड बना लेना है। यहाँ पर पासवर्ड में सबसे पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद आप स्मॉल में रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कैपिटल ही दिखा रहा है लेकिन मैंने स्मॉल भी चूज़ किया है, यहाँ पर कैपिटल ही दिखाएगा। उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और आप 1 2 3 कुछ भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से पासवर्ड बन के आ गया है। उसके बाद वही सेम पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है, वही सेम कैपिटल HAPUR मैंने डाला, @ यहाँ पर आपको कैपिटल में दिखाएगा, लेकिन आपका पासवर्ड आपको ध्यान रखना है कीबोर्ड से कि किस कौन सा आपने डाला है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि मोबाइल वगैरह से इसको भरने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मोबाइल से अगर आप भरेंगे तो बहुत सारी चीज़ें खुलकर नहीं आती हैं सही से, तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आप क्या सही एंट्री कर पा रहे हो। इसके बाद ये कैप्चा आपको यहाँ पर डालना है और जनरेट OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP जाएगा, उसको यहाँ पर डालना होगा। OTP डालने के लिए इस तरीके का वेब पेज आपके पास में खुलकर आएगा। अगर आपकी सारी डिटेल्स सही भरी हैं तो नेक्स्ट स्टेप तुरंत ही आ जाएगा, और OTP आपके पास जैसे आएगा आपको यहाँ पर एंटर कर देना है वो OTP, और इसके बाद ये वाला कैप्चा यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसको जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पर सबमिट OTP एंड सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन ये क्लिक कर देना है। इस तरीके से एक आपका इनिशियल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिखा मिलेगा, उसको आपको नोट करके लिख लेना है। इस वाले पेज का आपको प्रिंट रख लेना है अपने पास में ये, और पासवर्ड आपको नोट करके रख लेना है जो आपके हमेशा काम में आएगा। इसके बाद में आपको फिर से होम पेज पर क्लिक कर देना है और आप दोबारा से उसी वेबसाइट पर आ जाएंगे। फिर से स्टूडेंट पर जाना है। इस पर आपको रजिस्ट्रेशन वाला चूज़ ना करके फ्रेश लॉगिन चूज़ कर लेना है। फ्रेश लॉगिन में इतने सारे ऑप्शन आपके पास खुल कर आएंगे, तो थर्ड वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना देखिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपको मिला है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद में आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है, जो आपने पासवर्ड बनाया वो एंटर करना है, और यहाँ पर ये कैप्चा डालकर इसको लॉगिन कर देना है। तो जैसे ही इसको करेंगे आप लॉगिन हो जाएंगे। आइए हम लॉगिन करके एक बार देख लेते हैं। तो सभी ज़रूरी डिटेल्स भरने के बाद दोस्तों आपको 1 बार 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
सबमिट पर क्लिक करना है नीचे जो लिखा हुआ है, और अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं जो आपने बनाया था तो नीचे फॉरवर्ड पासवर्ड का ऑप्शन है, उसको भी आप चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबमिट पर क्लिक करके देखते हैं। सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे वेबसाइट पर, और इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपके पास खुलकर आएगा, जिसमें आपको यहाँ पर देखिए स्टेप्स दिखाई देंगे दोस्तों। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन का स्टेप है, दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म का, तीसरा अपलोड डॉक्यूमेंट, इनकम कास्ट ऑथेंटिकेशन, पांचवा स्टेप है आधार ऑथेंटिकेशन का, छठा स्टेप है एप्लीकेशन लॉग का, और सातवां स्टेप है रिसीव हार्ड कॉपी एट इंस्टीट्यूशंस। अब हमको क्या करना है, इस साइड में हमको जाने, जो लेफ्ट हैंड साइड में स्टेटस जो लिखा हुआ है उसमें, तो रजिस्ट्रेशन स्लिप आप ऑलरेडी प्रिंट कर चुके हैं। इसके बाद डिजी लॉकर से आपको सत्यापन करना है। सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है। डिजी लॉकर से सत्यापन करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आपके पास में आ जाएगा। क्लिक हेयर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन, इसको आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का आपके पास बॉक्स बन के आएगा और एक नई वेबसाइट पर आपको लेके जाएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर देखिए दोस्तों, डिजी लॉकर लॉगिन करने के लिए एक ऑप्शन आ गया है। तो अगर आपने ऑलरेडी डिजी लॉकर का पिन सेट किया हुआ है, पासवर्ड बनाया हुआ है, तो आप इजीली लॉगिन कर सकते हैं, और अगर नहीं बनाया हुआ है तो आपको यहाँ से साइन अप उसको करना होगा। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी है तो यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालिएगा। यहाँ पर जैसे अपना आधार नंबर डालेंगे तो साइड में ये जो आई का बटन बन के आ रहा है, इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप अपना आधार नंबर देख सकते हैं कि आपने आधार नंबर सही डाला है या नहीं डाला है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और नेक्स्ट पर क्लिक करते ही दोस्तों इस तरीके की एक विंडो बन के आएगी। आपसे ये ओटीपी का वेरिफिकेशन मांगेगा, जो कि आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर जाएगा। तो जो ओटीपी आपको रिसीव हुआ है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही दोस्तों नेक्स्ट जो विंडो आएगी वो आएगी आपका जो डिजी लॉकर का आपने पिन बनाया हुआ है उसके लिए। तो अगर आपको पिन याद है तो उसको डाल दीजिएगा, अगर आपको पिन याद नहीं है तो फॉरगॉट सिक्योरिटी पिन पर जाकर उसको रीसेट कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पर पिन एंटर करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का एक और इंटरफेस आपके पास में आएगा, और आपको सीधा नीचे जाकर इसको अलाउ कर देना है। इसको क्लिक करने के बाद दोस्तों थोड़ी देर ये प्रोसेस होगा और इस तरीके से आपका प्रोफाइल खुलकर आएगा। आप देख लीजिए आपकी सारी डिटेल सही हैं, तो उसके बाद नीचे वेरीफाई क्लिक पर यहाँ पर आपको क्लिक कर ग्रीन टिक होकर आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपका डिजी लॉकर सत्यापन हो चुका है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं और आगे की चीज़ें भरते हैं। जैसे ही आप छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एक नया वेब पेज खुलकर आएगा और यहाँ आपको आगे की डिटेल्स भरनी होगी, जिसमें शैक्षिक डिटेल है, व्यक्तिगत डिटेल है और शुल्क संबंधी डिटेल्स है। कुछ और भी डिटेल्स है जो बाद में खुलकर आएगी, वो सभी चीज़ें हमको यहाँ पर भरनी होंगी। चलिए एक एक करके उन चीज़ों को बेहद ध्यान से हम भरते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कोर्स का प्रकार सेलेक्ट करेंगे, यानी कि वो सेल्फ फाइनेंस है या वो एडेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कोर्स सेल्फ फाइनेंस है या एडेड है, तो वहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। एडिट के लिए नियमित आएगा और सेल्फ फाइनेंस के लिए स्ववित्त पोषित, तो यहाँ से उनको सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमको सेलेक्ट करना होगा पाठ्यक्रम का नाम, यानी कि कोर्स का नाम, कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं इस समय पे वो आपको सेलेक्ट करना होगा। और उससे आगे है वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच, यानी कि वो कौन सी ब्रांच है। मतलब बीए में कर रहे हैं तो आर्ट साइड है जैसे आपकी, या बीएससी कर रहे हैं तो पीसीएम है या बायो है, बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो कौन सा है। इस तरीके से ऑप्शंस आपके सामने खुलकर आएंगे जब आप इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। जैसे मुझे बीएससी एग्रीकल्चर का फॉर्म भरना है तो मैंने बीएससी 4 इयर्स का एग्रीकल्चर चुना है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पर पाठ्यक्रम की ब्रांच ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके बाद आपको पाठ्यक्रम का वर्ष और अवधि भी भरी जानी है, तो वो किस तरीके से भरेंगे वो देख लीजिएगा दोस्तों। पाठ्यक्रम का वर्ष यानी कि किस वर्ष में आप हैं उसकी अवधि तो नीचे आई जाएगी ऑटोमेटिक, लेकिन किस वर्ष में आप हैं उसके वो चीज़ आपको यहाँ से चयन करनी है और बेहद ध्यान से दोस्तों उसको लिखना है। जिस ईयर में आप वर्तमान में हो, मतलब फॉर्म भरते टाइम जिस ईयर में हो उसी ईयर को चूज़ करना है आपको। और उसके बाद में पाठ्यक्रम की पात्रता क्या है, इंटरमीडिएट के थ्रू आपका एडमिशन हुआ है, यूजी के थ्रू आपका एडमिशन हुआ है, वो कोर्सेज पर अलग अलग निर्भर करती है। इसके बाद में आप वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि क्या रही है, यानी कि फर्स्ट ईयर में जब आपने एडमिशन लिया था उसके एडमिशन की डेट क्या थी, वो आपको फीस स्लिप से मिल जाएगी। वो चीज़ आपको यहाँ पर भर देनी है ध्यान से। और उसके बाद में जो अगला स्टेप है वो है पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि। तो दो चीज़ें अलग अलग हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जो फ्रेश स्टूडेंट हैं उनके लिए दोनों चीज़ें सेम रहेंगी, और जो रिन्यूअल कर रहे हैं उनके लिए दोनों चीज़ें अलग रहेंगी। पहले वाली जो कॉलम है उसमें आएगा जो आपका फर्स्ट ईयर का एडमिशन की डेट है वो, और दूसरा जो कॉलम है उसमें वो डेट आएगी जिस कोर्स में अभी आप पढ़ रहे हो उसमें किस डेट को एडमिशन लिया है। तो ये चीज़ बेहद ध्यान से दोस्तों भरवाइएगा।
छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इनको बहुत ध्यान से भरवाइएगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। अब जैसे इस स्टूडेंट की वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश की तिथि और वर्तमान सत्र में प्रवेश की तिथि सेम है, तो एक ही भरी जाएगी और वो चीज़ हम भर देते हैं यहाँ पर। इसके बाद में दोस्तों अगला ऑप्शन है आवासीय दीवा छात्र। इस नेक्स्ट वाले में आपको कुछ नहीं करना है, विश्वविद्यालय बोर्ड वाले में आवासीय या दीवा छात्र। दीवा छात्र कौन से होते हैं, आवासीय छात्र कौन से होते हैं? ठीक है, आवासीय छात्र वो होते हैं जो हॉस्टल में रह रहे होते हैं कॉलेज के, तो उनको आवासीय छात्र बोला जाता है। और दीवा छात्र हैं जो बिना हॉस्टल के रह रहे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो आपको आवासीय छात्र चुनना है, अगर आप दीवा छात्र तो वो आपको वो चूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर दोस्तों आपको सबसे पहले हाई स्कूल, उसके बाद इंटरमीडिएट और उसके बाद जो भी अगर और कोर्स कर रहे हो तो वो आपको चूज करना है। यहाँ पर ऐड न्यू रो का ऑप्शन है यहाँ पर, तो ये चीज़ें बेहद ध्यान से दोस्तों भरनी है। इसमें आपको आप कौन से साल में उत्तीर्ण किया है, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, उसमें से कितने मार्क्स आपको मिले हैं और क्या परसेंटेज आपकी रही है और किस बोर्ड या किस यूनिवर्सिटी से आपने वो कोर्स किया है, ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से भरनी है दोस्तों नेक्स्ट वाली कॉलम में। एक बार दोस्तों लॉग आउट करके लॉग इन करके दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि पहले कुछ ऑप्शन आ नहीं रहे थे, जब मैंने दोबारा लॉग इन किया तो काफ़ी सारे ऑप्शन और खुलकर आ गए हैं, तो उन चीज़ों को आप देख लीजिएगा बहुत ध्यान से। इसके बाद में आप अपनी ये सब डिटेल्स फिल करके इसको सबमिट कीजिएगा फाइनल, ये कैप्चा डाल करके। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आप दोस्तों आपका निजी विवरण भरा जाएगा, इसमें जो आपका आवासीय पता रहेगा वो यहाँ पर फिल होगा। उसके बाद जो पत्र व्यवहार का पता है, यानी कि जहाँ पर आप कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाहते हैं, वो एड्रेस भरा जाएगा। इसके बाद यदि कोई आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी है तो वो चीज़ भरी जाएगी, इन चीज़ों को आप भरेंगे। उसके बाद में नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है उसको डाल करके सबमिट कर देंगे। इस स्टेप को पूरा करने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट स्टेप मिलेगा शुल्क संबंधी विवरण का। वहां पर आपको अपना शुल्क डालना होगा। फीस डालते समय दोस्तों ध्यान रखना है कि आपको वो फीस डालनी है जो आपकी सिक्योरिटी फीस से अलग फीस है, यानी कि जो आपने सिक्योरिटी फीस दी हुई है उससे अलग ही आपको फीस यहाँ पर डालनी होगी। फीस की डिटेल्स डालने के बाद दोस्तों आपको अपना गत वर्ष का परीक्षा का विवरण डालना है। गत वर्ष का जो भी आपका परीक्षा का परिणाम रहा है वो यहाँ पर डालना है। वो अच्छे से आपको चूज करना है कि आपका लास्ट ईयर का परीक्षा परिणाम यानी कि एग्जाम का रिजल्ट रहा है वो किस तरीके से रहा है। जो आपकी प्रणाली है वो वार्षिक है या सेमेस्टर है, उसमें आप पास हुए क्या रहे। और गत वर्ष की अंक प्रणाली भी आपको डालनी है, साथ ही उनके जो मार्क्स आपको मिले हैं वो डालने हैं, यानी कि पिछला जो भी आपका रिजल्ट रहा है वो सारी चीज़ें बहुत ध्यान से इसमें भरनी होंगी। यहाँ से परसेंटेज दोस्तों काउंट होगी, वो चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। एक एक चीज़ बहुत ध्यान से यहाँ पर आपको भरनी है। ये डिटेल्स भरने के बाद दोस्तों आपको अपडेट पर क्लिक करना होगा और जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट विंडो पर पहुंच जाएंगे। कुछ इस तरह की विंडो आपके पास में खुलकर आएगी, तो आपको जो लेफ्ट हैंड साइड पर ये होम का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा, तो आप अपने उसी पेज पर पहुंच जाओगे जहां से आप फॉर्म फिल कर रहे थे। इसके बाद में दोस्तों आपको करना क्या है और कुछ चीज़ें करनी है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ध्यान से दोस्तों देखिएगा वीडियो को। अगला जो स्टेप है वो है दोस्तों इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और आधार के ऑथेंटिकेशन का। तो वो किस तरीके से करेंगे आइए वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर ऑप्शंस दिए हुए हैं आय जाति प्रमाणीकरण, इस पर क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले आपका आय का प्रमाण पत्र प्रमाणन वो मांगेगा, वो आपको करना है। आपके आय प्रमाण पत्र में एक आवेदन क्रमांक करके लिखा होगा और उसके नीचे एक प्रमाण पत्र क्रमांक लिखा होगा, वो चीज़ आपको यहाँ पर भरनी होगी। और उसके बाद जो नीचे कैप्चा दिया हुआ है उसको डाल करके सबमिट कर देना है। तो आपका अगर आय प्रमाण पत्र सही होगा तो वो वेरीफाई हो जाएगा। देख सकते हैं कि मैंने डिटेल्स डालकर यहाँ पर नीचे सबमिट पर क्लिक किया, तो नीचे यहाँ पर डिटेल्स शो हो गई हैं। जो भी आय प्रमाण पत्र में डेटा वहाँ पर ऑनलाइन अवेलेबल है, इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। देखिए नीचे डिटेल्स आ गई हैं। उसके बाद मुझे वेरीफाई पर क्लिक करना होगा तो मेरा इनकम सर्टिफिकेट वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों जाति प्रमाण पत्र के लिए मांगेगा। तो जनरल के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी अगर आप किसी और कैटेगरी का फॉर्म भर रहे हो तो उसमें आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। उसका वही आपको आवेदन फार्म संख्या और जाति प्रमाण पत्र क्रमांक दिया हुआ होता है, उस पर वो चीज़ डालेंगे आप और नीचे कैप्चा एंटर करेंगे तो उसके बाद वही डिटेल्स सर्व करेगा और आपको वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। दोनों ही चीज़ें अगर आपकी सही हैं यानी कि एक्सपायर नहीं हुई हैं तो आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से डिटेल्स नीचे आ गई हैं और वेरीफाई पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये वेरीफाई हो जाता है।
देखिए वेरीफाई हो चुका है। इसके बाद दोस्तों आधार ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया रहेगी, तो वो किस तरीके से होगी आइए समझते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन से ही आपका एनसीपीआई सत्यापन भी होगा, जो कि आपके बैंक से रिलेटेड रहेगा। तो आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आपको इधर क्लिक करना होगा, प्रमाणीकरण है तो आधार नंबर डालें यहाँ पर, और जैसे इसको क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अब आपको ध्यान रखना है कि आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ शो करेगा। अगर वो आपके हाई स्कूल के नाम और डेट ऑफ बर्थ से अलग आ रहे हैं तो सबसे पहले अपना आधार अपडेट करा लीजिए, उसी के बाद इसको प्रोसेस कीजिएगा। क्योंकि अगर दोनों मिसमैच हो जाएंगे, यानी कि आधार कार्ड और हाई स्कूल की जो डेट ऑफ बर्थ या नाम की स्पेलिंग है वो अगर मिसमैच हो रही हैं, तो आगे जाके आपको स्कॉलरशिप में दिक्कत आएंगी, वो आपको आगे जाके भी ठीक कराना होगा। तो उससे पहले ही आप इनको ठीक करा के तभी इसको प्रोसेस कीजिएगा। अब आप अपना आधार नंबर यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद में नीचे दोबारा से आधार नंबर डालेंगे और नीचे टिक पर क्लिक करेंगे और दिया गया कोड डाल के इसको सबमिट करेंगे, तो आपका आधार अगर ठीक होगा तो वो वेरीफाई हो जाएगा। दोस्तों आपका आधार सक्सेसफुली वेरीफाई होने के बाद में जब आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे, तो जो चीज़ें आपकी वेरीफाई होती जा रही हैं उन पर ग्रीन टिक होता जाएगा, देख लीजिए आप। इसके बाद में आपको अपना हाई स्कूल का रोल नंबर प्रमाणीकरण करना है, उसके लिए आप क्लिक करेंगे यहाँ पर और नीचे चेक हाई स्कूल बोर्ड पर क्लिक करेंगे। तो अगर आपने हाई स्कूल का रोल नंबर बिल्कुल सही डाला है तो वो वेरीफाई हो जाएगा एक ही क्लिक में। और इसके बाद दोस्तों देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड पर जितनी भी चीज़ें ग्रीन होकर आ रही हैं वो वेरीफाई हो चुकी हैं, और ऊपर यहाँ पर भी जो स्टेप्स आ रहे हैं जो भी ग्रीन हो चुके हैं वो वेरीफाई हो चुके हैं, यानी कंप्लीट हो चुके हैं आपके। और नीचे भी आप दोस्तों देखिएगा कि नीचे एक आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है लिखा हुआ, वो अगर ग्रीन हो रहा है तो वो भी ओके है। अब ये सारी चीज़ें आपके अगर ओके हो चुकी हैं तो आप जो है जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे आप दोस्तों जैसे ही, तो एक ड्राफ्ट फॉर्म आपका खुल के आ जाएगा, यानी कि कच्चा प्रिंट भी आप उसको कह सकते हैं। ये कच्चा प्रिंट इसलिए होता है कि आप डिटेल्स चेक कर सकें, अगर आपकी कुछ मिस्टेक है तो उसका सही कर सकें। और यह प्रिंट शिक्षण संस्था में जमा करने हेतु नहीं होता है, ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। इसका प्रिंट आउट लेके आप अपने कॉलेज में इसको चेक करा सकते हैं, अगर कोई आपकी डिटेल्स गड़बड़ है या कुछ भी दिक्कत है तो बहुत आसानी से वो चेक हो जाएगा। इसको फिल करने के दोस्तों 3 दिन के बाद में आप अपना कोई भी अगर एडिट है तो उसको एडिट करके उसको सही करके फाइनल लॉक कर सकते हैं। फाइनल लॉक होने के बाद में आपका कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इन 3 दिन के अंदर जो भी आपका डेटा है अगर आप उसको चेंज करना है तो वो उसको आप चेंज कर लीजिएगा ध्यान से। फाइनल लॉक होने के बाद ध्यान रखिएगा कोई भी डेटा आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप इजीली अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं हमारे द्वारा दिए गए ट्यूटोरियल से। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।